हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने जो थ्योरी क्लास अपनी लेकर आई थी आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की, उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर सारे एमसीक्यू प्रिपेयर किए हैं और आपके लिए मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 100 एमसीक्यू लिए हैं और 100 के 100 एमसीक्यू मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार नज़र मार लीजिए अपने एमसीक्यूज़ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और ऐसे ही एमसीक्यूज़ आपके यूपी सीनेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी सीनेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में है तो डेट्स मीन कि आपके लिए पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी इन सारे जो भी आपके हैं ये एमसीक्यू, इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी सारों को आपको बहुत अच्छे से रिमाइंड कर लेना है दिमाग में, क्योंकि जो थ्योरी क्लास मैं अपने चैनल पर लेकर आई थी उसी से रिलेटेड है ये सारे। तो आपने अगर थ्योरी क्लास नहीं देखी तो जाके चेक कर लीजिए, उसके बाद जाके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। अगर वो थ्योरी क्लास देख लेंगे तो आप खुद से मुझसे पहले आंसर कर सकते हैं इन सारे एमसीक्यूज़ का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है ऑलरेडी, क्योंकि 100 एमसीक्यू हमने इसमें कवर किए हैं और 100 एमसीक्यू सारे वही हैं जितने भी मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, मैंने सारे जो लेवल हैं वो इसमें ऐड किए हैं, मॉडरेट भी, बेसिक भी और हाई भी। इससे ज़्यादा हाई लेवल का कोई पेपर बना ही नहीं सकता आपका। अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इससे हार्ड लेवल नहीं पूछा जा सकता, ये गारंटी है। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रही हूँ क्योंकि मैंने सच में इसमें बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऐड किए हैं। आप ज़रा इसको ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा। अभी स्टार्टिंग करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि हु इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, फाउंडर कौन है आपकी मॉडर्न नर्सिंग की, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पहले ये वाला क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता था, तो अभी कुछ नहीं पता। अगर आपका जो नर्सिंग का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये चीज़ तो आपसे कॉमनली पूछी ही जा सकती है कि आपको कितनी नॉलेज है, आखिर कितनी नॉलेज है आपको इस प्रोफेशन से रिलेटेड। सो डेट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही रखा है आपके लिए कि मॉडर्न नर्सिंग की जो फाउंडर थी वो कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, अभी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं और ये हमेशा पूछे ही जाते हैं आपके नर्सिंग एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प किस नाम से प्रसिद्ध है, कौन के नाम से प्रसिद्ध हैं, कौन प्रसिद्ध हैं, हु इज़ नॉन एज द लेडी विद द लैम्प, तो वो है आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, क्योंकि ये ना लैम्प लेकर जाती थी और जितने भी सैनिक घायल थे उनकी सेवा करती थी। ठीक है, और इनका जन्म 12 मई को हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन है, भारत में नर्सिंग शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है। तो भारत में जो नर्सिंग शिक्षा होती है, डैट मीन्स आपकी नर्सिंग एजुकेशन है, उसको कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, तो उसको रेगुलेट करती है आपकी आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। सामान्य रक्तचाप यानी कि आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना है। अभी मैंने जो थ्योरी कवर कराई है उसमें ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है आपका नर्सिंग सिलेबस का जो उसमें ना मैंने कवर कराया हो, और जो उसमें रह गए हैं वो मैंने जो 6 क्लास पहले डाली थी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे ऐड किए हुए हैं। तो सारा सिलेबस थ्योरी के साथ मैं कवर करा चुकी हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड का इस बार। ठीक है, तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो चुका है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें, अब ये वाइटल साइन का आपका टॉपिक का क्वेश्चन है, तो इसमें आपसे पूछा है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, या यकीन नहीं करेंगे आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2023 2022, तो ये क्वेश्चन आपके एज इट इज़ एग्जाम में पूछा गया है 120/80, ये शायद 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज़ भी इसमें हैं, सारे पीवाईक्यूज़ ही हैं, जितने भी आपके अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस पीडीएफ में आपके मिक्स हैं, सभी मिक्स हैं। ठीक है, जो अभी तक पूछे गए हैं। हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, क्या हाइपो से स्टार्टिंग होगी या फिर हाइपर से, तो हाइपर यानी कि ज़्यादा और हाइपो मतलब कम, तो हाई ब्लड प्रेशर पूछा है तो हाई का मतलब हो जाएगा हाइपो। हाइपर तो हाइपर टेंशन, ये आपकी टर्मिनोलॉजी है आपकी ब्लड प्रेशर की, टेंशन वाली। और अगर बात करते हैं बेडिकार्डिया की या फिर टैकीकार्डिया की, तो ये आपकी पल्स रेट से रिलेटेड है। ओके, तो इसलिए अगर बीपी कम होता तो डैट मीन्स हाइपोटेंशन। ठीक है, और अगर आपकी जो पल्स रेट है वो आपकी डिक्रीज़ होती नॉर्मल रेंज से तो वो ब्रेडिकार्डिया, और अगर इंक्रीज़ होती तो टैकीकार्डिया। देखिए, एक ही क्वेश्चन के साथ आपके 4 टॉपिक कवर हो गए हैं। डेंगू किस मच्छर द्वारा फैलता है, तो कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है, एनाफ्लीज, क्यूलैक्स, एडीज़ या फिर एजिप्टी, एडीज़ एगिप्टी।
तो जो आपका जो वो आपका जो डेंगू जो होता है ये आपका फैलता है एडीज़ से, ठीक है। एडीज़ मच्छर होता है ना, एगिप्टी, ये जो लिखा हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं हो रहा है, इस मच्छर से फैलता है, एडीज़ से, ठीक है। ओके, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, मैंने ये टॉपिक भी कवर कराया अपनी थ्योरी क्लास में, जाके चेक कर लेना। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के लिए बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी हमारा ये वाला सिलेबस कंप्लीट, ये वाला टॉपिक कवर नहीं है, तो मैंने वो भी टॉपिक उसमें ले लिया था। तो ये मलेरिया कौन सी डिजीज़ है आपकी? कम्युनिकेबल, जो कि एक दूसरे के द्वारा फैलती है, यानी कि ये आपके वायरस, बैक्टीरिया या फिर टच करने से या फिर कुछ खाने पीने से, एनवायरमेंट से फैलती हैं। तो आपकी जो मलेरिया है वो किससे फैलती है? आपकी अमीबा से, प्लाज्मोडियम से, कैंडिडा से या फिर विब्रियो से। तो जो आपकी मलेरिया है वो आपकी किस पैरासाइट से फैलती है? ये पैरासाइट्स के थ्रू फैलती है, ये भी ध्यान रखना, बैक्टीरिया मत लिख कर आ जाना वहाँ पे। तो आपकी प्लाज्मोडियम, जो आपको क्वेश्चन नंबर बी है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। WHO के अनुसार हैंड हाइजीन मूवमेंट्स कितने होते हैं? अब देखिए यहाँ पर पूछा है मूवमेंट्स, ना कि स्टेप। अब स्टेप में और मूवमेंट्स में फ़र्क है, ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताई है आपको, कि जो मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं 5 कि कब कब हमें अपने हैंड वॉश करने हैं, और जो स्टेप होते हैं वो होते हैं 7। तो इस बात को ध्यान रखना, कब 5 कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं आपके? पेशेंट के पास जाने से पहले और आने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद 2 हो गए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद एक हो गया आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको छूने के बाद, और एक और रह गया है, वो आपके थ्योरी में मेंशन है, जाके चेक कर लेना। एक मिनट से मिस हो रहा है, वो पता नहीं कौन सा है। तो अभी 7 स्टेप्स तो होते हैं आपके हैंड वॉशिंग के, लेकिन जो 5 हैं वो होते हैं मूवमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? अब इम्यूनिटी टॉपिक है आपका, इम्यूनिटी आपको कहीं टॉपिक नहीं मिलेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का, मैंने उस थ्योरी में कवर कराया है इम्यूनिटी क्या होता है, तो इम्यूनिटी के बारे में बताया है, और इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आपके क्वेश्चंस यहाँ पर MCQ डाले हैं। तो जो आपकी इम्यूनिटी है वो क्या होती है? आपकी एबिलिटी होती है, आपकी बॉडी की एबिलिटी होती है फाइट करने के लिए। जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं, तो वो बॉडी की एबिलिटी जो उनसे अटैक करती है, जो उनको डिफेंस करती है, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म, वो आपकी इम्यूनिटी कहलाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? आपके प्रतिरक्षा, यानी कि इम्यूनिटी। ओके, जन्मजात प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है? 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड और इनेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो जन्मजात है, यानी कि जो आपको जन्म से ही मिलती है, वो आपकी होती है इन्नेट, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वो होती है जो आपको आर्टिफिशियली दी जाती है, ठीक है। ओके, जन्मजात होती है उसे कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ऑटोक्लेव किसका उदाहरण है? ऑटोक्लेव किसका उदाहरण है? ऑटोक्लेव इज ए एग्जांपल ऑफ, तो ये टॉपिक है आपका स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का। तो स्टेलाइजेशन आपका एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वायरस को, बैक्टीरिया को, सभी को हम पूरे तरीके से किल कर देते हैं ऑटोक्लेव के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका स्टेलाइजेशन हो जाएगा, ये आपका राइट ऑप्शन हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी। और बात करते हैं डिसइंफेक्शन की, तो डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर हम माइक्रोब्स को ख़त्म तो करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से हम उनके पोर्स को ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपना स्पिरिट यूज़ करते हैं, या फिर किसी चीज़ को धूप में सुखाते हैं, या फिर हैंड वॉश करते हैं, वो चीज़ें आती हैं डिसइंफेक्शन में। बाकी स्टेलाइजेशन यानी कि पूरी तरीके से किल कर देना उसको, ठीक है, बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री कर देना, ठीक है। जैसे सर्जिकल सेप्सिस, यानी कि अपने OT में यूज़ किए हुए अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनके लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मैं आपसे यही उम्मीद रखती हूँ हमेशा कि आप मुझे कभी निराश नहीं करते, एक प्यारा सा कमेंट आप हमेशा करते हो। तो आज भी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक प्यारा सा कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया है तो अब कर दीजिए, कोई बात नहीं, अभी वीडियो बहुत बड़ा बचा है, आप एक की बजाय 2 कमेंट कर सकते हैं, एक अभी कर दीजिए। और आप पर पूरा भरोसा है कि आपको ये क्लास आपको पसंद आएगी ही आएगी, क्योंकि मैंने बहुत प्रिपरेशन किया है इस क्लास के लिए, मतलब आपके लिए पहले नोट्स प्रोवाइड किए, फिर उन्हीं नोट्स से रिलेटेड मैंने यहाँ पे MCQ प्रिपेयर किए हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। फिर से वही क्वेश्चन आपका डिसइंफेक्शन और स्टेलाइजेशन से रिलेटेड। तो स्टेलाइजेशन क्या होता है? ओनली बैक्टीरिया को किल करता है, ओनली वायरस को, या ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स को, या फिर फंजाई को। तो आपका स्टेलाइजेशन पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ, आपके ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। क्वाशर कोर किसकी कमी से होता है? ये आपका जो ह्यूमन न्यूट्रिशंस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वाशर कोर और मराजमस 2 टाइप की मैंने आपको डिजीज़ बताई थी। तो क्वाशर कोर में क्या होता है? ये होती है क्वाशर कोर और ये होती है मराजमस, ठीक है।
तो ये आपका माल न्यूट्रिशन की वजह से डिजीज़ हो जाती हैं। क्वाशरकोर में क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं कि जो बेबी होता है उसमें इडीमा हो जाता है, ज़्यादातर चिल्ड्रंस में ये क्वाशरकोर होता है, और पेट की तरफ, और आपके पेट बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और सारी बॉडी में इडीमा हो सकता है, ठीक है, इसे कहते हैं क्वाशरकोर, ठीक है। और इसकी किसकी कमी से होता है क्वाशरकोर, आपके प्रोटीन की कमी से। मराजमस की बात करें तो मराजमस में क्या होता है, जो आपका जो बेबी का जो वेट है वो लूज़ होने लगता है और वो उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं, उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, उसका फेस ओल्ड फेस लाइक लगने लगता है कि जैसे वो बेबी कितना बूढ़ा हो गया है। तो ये होती है मराजमस, और ये प्रोटीन नहीं, ये सिर्फ प्रोटीन और सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं उससे, उसकी कमी से होती है। और क्वाशरकोर आपका किससे होता है, प्रोटीन की कमी से। तो क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। ओके, मराजमस किसकी कमी से होता है, मैंने पहले ही बताया, प्रोटीन और कैलोरी की वजह से, यानी कि जितनी भी कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन होते हैं, सभी की वजह से होता है, ठीक है। मरीज पीठ के बल सीधा लेटा हो तो वो कौन सी पोजीशन है, इस पर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, दीदी जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है इन पर बना दीजिए वीडियो, तो मैंने वीडियो बना दिया है, जाके देख सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसमें पूछा है पीठ के बल, यानी कि पीठ से लेटा है वो, तो कौन सी पोजीशन होगी वो, तो वो होगी सुपाइन पोजीशन। लेकिन अगर वो पीठ के बल, लेकिन अगर वो पेट के बल लेटा है, पीठ की जगह पेट हो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन जाके अपने एग्जाम हॉल में, अगर पीठ की जगह वो पेट हो तो कौन सी पोजीशन होगी, तो जो पेट के बल, तो वो होगी प्रॉन, ठीक है। अगर वो टेढ़ा लेटा है, आड़ा लेटा है, यानी कि वो अपने आधे बॉडी को ऐसे तिरछा लेटा, तो वो होती है लेटरल, ठीक है, ओके। मरीज पेट के बल लेटा हो तो कौन सी पोजीशन है आपकी, ये हो जाएगी आपकी प्रॉन पोजीशन, ठीक है। टैकीकार्डिया किसे कहा जाता है, टैकीकार्डिया नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है आपकी, 60 to 100 ब्रीथ पर मिनट, लेकिन टैकीकार्डिया यानी कि ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो 60 से ज़्यादा, तो वो होगी हमारी टैकीकार्डिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सी पल्स की बात करें, हम इन दोनों में से आइडेंटिफाई करेंगे, बीपी का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। तो पल्स, आप इसमें साइन देख लीजिए आप, तो ये होता है मोर देन का और ये होता है लेस देन का। तो मोर देन 100 अगर आपकी पल्स है ब्रीथ पर मिनट, तो वो हो जाएगी आपकी टैकीकार्डिया। इसका मतलब होता है लेस देन, तो लेस देन अगर है तो वो हो जाएगा ब्रेडीकार्डिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साइनोसिस का अर्थ क्या है, साइनोसिस क्या होता है, साइनोसिस होता है जब हमारे टिश्यूज़ में, मसल्स में जो ऑक्सीजन होती है उसका लेवल कम हो जाता है, तो हमारी जो स्किन है वो ब्लूइश पड़ना स्टार्ट हो जाती है, ब्लू कलर उसका होने लग जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम अपना साइनोसिस। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सारी फुल फॉर्म भी मैंने उस पीडीएफ में कराई है। एनआईसीयू किसके लिए होता है, तो एनआईसीयू आपके किसके लिए होता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, ठीक है, तो एनआईसीयू न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, यानी कि हार्ट स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं हम, हार्ट से रिलेटेड होता है तो कार्डियो। नेफ्रो यानी कि किडनी से रिलेटेड। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, यानी कि जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। और डर्माटोलॉजिस्ट यानी कि आपकी स्किन से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई, ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष यूज़ की गई थी आपकी, 2005 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम, तो आयुष्मान भारत का जो योजना है वो किस लिए, फ्री एजुकेशन के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, या फिर सैनिटेशन के लिए। तो जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के लिए आपका आयुष्मान भारत स्कीम चलाई गई थी, ताकि हम हेल्थ इंश्योरेंस बना सकें और कभी इमरजेंसी में जब हमें नीड हो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हमको, तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ स्कीम जारी की गई थी, तो ताकि हमारी हेल्प हो सके। तो गरीबों में, जो गरीब परिवार होते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस देता है, ये जो स्कीम होती है, ये जो गरीब परिवार होते हैं उनको इंश्योरेंस बनाकर देते हैं, ठीक है, ताकि लाइफ में उनको कभी नीड हो तो ये इंश्योरेंस उनके काम आए, उनकी फ्री में जो है ट्रीटमेंट हो पाए, ओके। बायोमेडिकल वेस्ट में पीला रंग किसके लिए उपयोग किया जाता है, ग्लास वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मेटल वेस्ट, प्लास्टिक बोटल्स। तो जो आपका येलो कलर का जो आपका वेस्ट होता है वो होता है आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए। सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया था, है ना, सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको, सबसे पहले जितने बॉक्सेस रखे थे उसमें मैंने येलो वाला ही पढ़ाया था, ठीक है, ओके। WHO द्वारा हेल्थ की डेफिनेशन किस वर्ष दी गई थी, तो WHO की जो डेफिनेशन है वो किस वर्ष दी गई थी आपको, 1948 में, ओके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बहुत ईजी होना चाहिए आपके लिए। कम्युनिकेबल जो कि एक दूसरे के द्वारा फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल जो कि एक दूसरे से नहीं फैलती, वो आपकी लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट और आपकी जेनेटिकली फैलती हैं, होती हैं वो आपको अंदरूनी, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है, खसरा,
क्या ये नहीं है? नहीं, खसरा तो फैलती है एक दूसरे के टच होने से। डेंगू, हाँ ये फैलती है क्योंकि वेक्टर बोर्न नहीं है, यानी कि मच्छर इसको लेके जाता है तो ये एक दूसरे से फैली। तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, हाँ बिल्कुल ड्रॉपलेट्स के द्वारा आपको टीबी हो सकती है। जब कोई खांसता है तो उस एनवायरमेंट में नहीं रहना चाहिए। डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या प्रॉब्लम है भाई? शुगर है, हमारी जो ब्लड में हमारी जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है? आपका जेनेटिकली, या फिर आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंज है, आप ज़्यादा चीनी खा रहे हो, या फिर आपके एनवायरमेंट से शुगर बढ़ जाती है। जब जिनका शुगर बढ़ता है वो टेंशन से भी शुगर बढ़ जाती है उनकी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। निम्न में से इन्नेट इम्यूनिटी का उदाहरण है। इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि जो हमें जन्मजात मिलती है। तो वैक्सीनेशन, एंटीबॉडी इंजेक्शन, स्किन या फिर टिटनेस टॉक्साइड। स्किन का मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे। स्किन का हाँ, स्किन का मतलब होता है, स्किन ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्किन इन्नेट इम्यूनिटी की पहली जो हमारा जो स्किन का मतलब है कि हमें वो जन्म से ही मिली है। स्किन क्या हमें प्रोटेक्ट करती है ना बाहर के आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। स्किन भी है जो हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इसलिए इन्नेट इम्यूनिटी का उदाहरण आपका स्किन हो सकता है क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो हमें बाहर से दी गई हैं आर्टिफिशियली। वैक्सीनेशन भी हमें वैक्सीनेशन यानी कि किसी डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और टिटनेस भी हमारा डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए। तो स्किन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का पल्स रेट 48 ब्रीथ पर मिनट है तो यह स्थिति क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी वो स्थिति? आपका जो पल्स रेट है वो 48 पर मिनट है तो होना कितना चाहिए? 60 अबव टू 100, ठीक है, 60-100। तो आपका ये क्या कहलाएगा? ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नर्स का प्राइमरी रोल नहीं है? पहला रोल नहीं है नर्सरी का, वो नर्स का एजुकेटर, एडवोकेटर, फार्मासिस्ट या फिर केयर गिवर। तो ये तीनों तो आपके भैया ये तो हैं आपके ये नर्स के रोल हैं, लेकिन जो फार्मासिस्ट है ये नर्स का रोल नहीं है। मैंने उसमें सारे नर्स के रोल भी पढ़ाए हैं, तो अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर नहीं देखी है क्लास तो फिर आप नहीं कर सकते, फिर आपको कन्फ्यूजिंग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आगे चल के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन साइड किए ना, पूरी क्लास को ज़रूर देखना, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और इस क्लास से अगर आपके एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना आके कि दी इस क्लास से कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैं मान जाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारे सिलेबस कवर करा दिया है मैंने इसमें। तो जाहिर है ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो ना आए, लेकिन जो समझा रही हूँ वो तो आ जाए। ठीक है, समझा मैं सारा रही हूँ ना, तो आ सकता है सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखनी है। एनवायरमेंटल थ्योरी किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ठीक है, निम्न में से किस स्थिति में हैंड वॉशिंग अनिवार्य नहीं माना जाता है? तो किस स्थिति में हैंड वॉशिंग अनिवार्य नहीं है? देखिए मैंने 5 आपको वो बताए थे आपको रीज़न की कब कब करनी चाहिए। तो कब नहीं इसमें है कि कब नहीं करना चाहिए, कब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए खाना खाने से पहले बताया था, टॉयलेट यूज़ के बाद बताया था, पेशेंट कॉन्टेक्ट के बाद बताया था, लेकिन क्लोज बुक पढ़ने के बाद मैंने नहीं बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर यूजलेस है, उसमें नहीं करनी चाहिए। निम्न में से किस रोग में एडिमा प्रमुख लक्षण होता है? एडिमा मैंने बताया था, एडिमा यानी कि आपकी जो बॉडी है वो स्वेल हो जाए, आपके जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनमें एक्यूमुलेशन हो जाए आपके फ्लूइड का और वो फूल कर मोटे हो जाए, उसे होते हैं एडिमा। एडिमा यानी कि सूजन, स्वेलिंग। तो यहाँ पर किस रोग में एडिमा है? प्राइमरी सिम्टम है, मेजर सिम्टम है। मराजमस नहीं, इसमें तो बच्चा सूख जाता है। एनीमिया नहीं, इसमें तो ब्लड की एचबी की कमी हो जाती है। रिकेट्स नहीं, इसमें तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, इसमें सूखते नहीं है, सॉरी एडिमा नहीं होता है। तो क्वाशरकोर, इसमें बेबी का पेट फूल जाता है। ठीक है, इसमें एडिमा हो जाता है क्वाशरकोर। ठीक है, WHO हेल्थ डेफिनेशन में कौन सा डायमेंशन शामिल नहीं है? विच डायमेंशन इज नॉट इंक्लूड इन WHO's डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक नहीं है। वो व्यक्ति जो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बींग है, हेल्दी, वो तो वही हेल्दी कहलाएगा। तो यही आपकी WHO की डेफिनेशन है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइटल साइन नहीं है? टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आपका वाइटल साइन नहीं है। ठीक है, तो ब्लड होते कौन से हैं ये आपको पता ही होगा, 4 आपके होते हैं अभी तक आपके वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन और आपका वो कौन से थे? हाँ, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर और आपका रेस्पिरेशन, ये होते हैं 4। ठीक है, यदि बीपी आपका जो 90/80 है तो क्या है ये? तो क्या है ये? कम हो रहा है बीपी, तो ब्रेडिकार्डिया, वो सॉरी हाइपोटेंशन, बीपी की बात चल रही है, हाइपोटेंशन। ओके, 36 है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, इसमें मैंने पहले ही बता दिया ह्यूमन एनाटॉमिकल, येलो में। यूज्ड आईवी ट्यूबिंग सामान्यतः किस बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरी में आती है? जो आपकी यूज्ड आईवी ट्यूबिंग है यानी कि प्लास्टिक का ये है, तो प्लास्टिक का जो आपका मटेरियल है वो आपका कौन से बैग में डालोगे आप? तो कौन से बैग में डालोगे? आपका रेड में। ठीक है,
ठीक है। आईएनसी का मुख्य कार्य क्या है? हॉस्पिटल बनाना, नर्सिंग एजुकेशन को रेगुलेट करना, वैक्सीन बनाना, डिजीज को डायग्नोस करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नर्सिंग एजुकेशन को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना। आईसीयू और सीसीयू में मुख्य अंतर क्या है? अब आईसीयू क्या है और सीसीयू क्या है? तो आईसीयू क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट, और सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट। तो यहाँ पर इनमें दोनों में फ़र्क क्या है? तो नहीं, सॉरी, क्रिटिकल नहीं, कार्डियक केयर यूनिट, कार्डियक केयर यूनिट, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? आईसीयू सिर्फ बच्चों के लिए होता है, ये तो कोई अंतर नहीं है। सीसीयू मेनली कार्डियक पेशेंट के लिए है, आईसीयू सिर्फ सर्जरी पेशेंट के लिए है। दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। सीसीयू क्या है? मेनली कार्डियक पेशेंट के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 40 है, निम्न में से कौन सा स्पेशलिस्ट किडनी डिजीज का उपचार करता है? तो वो होता है नेफ्रॉन्स से रिलेटेड, तो नेफ्रोलॉजिस्ट। ओके, क्योंकि किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं ना। मलेरिया में रेस्पॉन्सिबल वेक्टर कौन सा है? कौन सा होता है आपके मलेरिया में रेस्पॉन्सिबल वेक्टर? तो वो होता है आपका एनाफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल होता है वो, है ना, आपको इतना पता तो होगा, वो होता है फीमेल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एनाफिलीज। डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट मुख्यतः क्या होता है? क्या होता है डेंगू में? क्या होता है? प्लेटलेट्स डिक्रीज होती हैं या इंक्रीज होती हैं? तो डिक्रीज हो जाती हैं आपकी, ठीक है। निम्न में से कौन सी स्थिति इमरजेंसी मानी जाएगी? मिल्ड हेडेक, ब्रेडिकार्डिया, एपनिया या फिर नॉर्मल बीपी? तो देखिए, मिल्ड हेडेक यानी कि हल्का सा सर में दर्द है, क्या वो इमरजेंसी में माना जाएगा? ब्रेडिकार्डिया यानी कि जो पल्स रेट है उसकी लो हो रही है, क्या ये इमरजेंसी माना जाएगा? एपनिया यानी कि उसको सांस ही नहीं आ रही है, अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, तो उसको हम मानेंगे इमरजेंसी में। इमरजेंसी में ये भी आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन एपनिया यानी कि उसको सांस ही नहीं आ रही है, ठीक है, अब्सेंस है उसकी जो ब्रीदिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 44 है यहाँ पर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राप्त की जा सकती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, तो वैक्सीनेशन से, इन्फेक्शन से, या फिर दोनों से, या फिर किसी से भी नहीं। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो आपकी प्राप्त किससे की जाती है? आपकी वैक्सीनेशन से। ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, हमने ना उसमें पढ़ाया था आपको वैक्सीनेशन से भी और इन्फेक्शन से भी, क्योंकि इन्फेक्शन, जब कोई इन्फेक्शन हमें होता है तो हम बाहर से एंटीबॉडीज़ हम लेते हैं, तो ठीक है। और वैक्सीनेशन यानी कि जब वैक्सीनेशन तो नॉर्मली होता है बिना डिजीज़ के भी। तो ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, पेशेंट को 60 डिग्री और 90 डिग्री तक बैठाने वाली पोजीशन कौन सी होती है? तो ये पोजीशन होती है आपकी 60 to 90 डिग्री, यानी कि आपको इस तरह से बिठाया जाएगा, यानी कि ये आपका सर है और ये आपकी कमर, और ऐसे बिठाया जाएगा। एक पोजीशन होगी इस तरह से इतना लिटाया जाएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी फोलर पोजीशन। एक होती है सेमी फोलर और एक होती है हाई फोलर, ठीक है। तो आपकी अगर इतनी डिग्री है, 60 एंड 90 डिग्री है, तो आपकी वो होगी हाई फोलर पोजीशन, ठीक है। सेमी फोलर यानी कि 30 डिग्री तक, ठीक है। ओके, यदि किसी मरीज की रेस्पिरेशन रेट 30 पर मिनट है तो यह क्या कहलाएगा? अब देखिए, रेस्पिरेशन की बात चल रही है, वो भी डिक्रीज हो गई, तो क्या कहला जाएगा? टैकीनिया, डिज्निया, या फिर एपनिया, या फिर ब्रैडीनिया? तो ये एक मिनट तो ये क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी आपकी सॉरी, रेस्पिरेशन रेट। अब रेस्पिरेशन की रेट कितनी होती है? 12 to आपकी 20, ये तो होती है आपकी 12 to 20, या फिर कहीं कहीं 16 to 20 भी, लेकिन 12 to 20 ही आपकी मेंशन रहती है हर जगह। तो अभी अगर उससे ज़्यादा हो रही है, 20 से ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? आपकी टैकीनिया, यानी कि ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ओके, निम्न में से कौन सा पेयर सही सम्मिलित है? मतलब बिल्कुल ठीक है वो, जिसमें अब इसमें जो है टैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज़ हो जाना आपकी पल्स रेट, लेकिन इसमें क्या है? स्लो, तो ये गलत, ये तो नहीं है भाई सही। ब्रेडिकार्डिया यानी कि फास्ट पल्स, बिल्कुल उल्टा कर दिया इन्होंने तो। साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ईडिमा फीवर होता है, स्वेलिंग होती है, एक्युमुलेशन होता है फ्लूइड का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यही एक सम्मिलित जो है ठीक है। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो किस वर्ष? 2005 में, 2011 में, या फिर 2014 में, 2018 में? तो जननी सुरक्षा योजना वो आपका 2011 में शुरू किया गया था। ओके, इनमें से कौन सा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट स्टेलाइजेशन से संबंधित है? तो वो होता है आपका आईसीयू, ठीक है। आईसीयू नहीं, सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, मैं भी कभी कभी ज़्यादा जल्दी में कर देती हूँ। तो विच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट इज़ रिलेटेड टू स्टेलाइजेशन? स्टेलाइजेशन को मेंटेन कर रहा है, मतलब स्टेलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ओपीडी है, आईसीयू है, CSSD है, या PICU है? तो उनके ऑप्शन अगर हम इनके अगर फुल फॉर्म देखें तो ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, CSSD यानी कि आपका सी का मतलब होता है डिपार्टमेंट, ठीक है, ये होता है
इसकी फुल फॉर्म इस वाले ऐसे आप देख लेना क्या है। तो स्टेलाइजेशन से रिलेटेड ये वाला डिपार्टमेंट है, यानी कि स्टेलाइजेशन के जो प्रोसेस होते हैं वो आपके इस डिपार्टमेंट में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल मुख्यतः किस सेल ऑर्गेनिज्म में होती है? अब यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल ही आउट डाल दिया आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ध्यान रख लेना। लेकिन हाँ, ध्यान रख लेना, लेकिन बायोलॉजी का क्वेश्चन था वो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन WHO मतलब के अनुसार सही है? केवल रोग का भाव तभी वो हेल्थी है पर्सन, या फिर शारीरिक या फिर वो फिजिकली वेलबींग, या फिर वो सिर्फ फिजिकली है तब वो हेल्दी है, या फिर वो मानसिक शारीरिक और सामाजिक कुशलता है, यानी कि वो तीनों तरीके से स्वस्थ है, तो वो कहलाएगा आपका WHO के अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो एक मरीज का पल्स 110 पर ब्रीथ पर मिनट है और जो बीपी है वो 120/80 mmHg है, तो ये कौन सी स्थिति है ये? ठीक है, जो उसकी पल्स है वो भी बढ़ रही है, बीपी है वो नॉर्मल है, तो ये कौन सी है? आपकी टैकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात वही है, बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इनमें से कौन सी डिजीज़ कम्युनिकेबल और वेक्टर बोनी है? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर ये आपकी होती है नॉन कम्युनिकेबल। तो डेंगू है यहाँ पर वेक्टर बोनी, इससे कन्फ्यूज मत होना। वेक्टर मतलब कोई भी ऐसा वेक्टर है जो अपने डंक में ले जाके, अपने थ्रू ले जाके, यानी कि मतलब वो जाके डिजीज़ फैला रहा है, यानी कि मच्छर। तो डेंगू मच्छर से होता है ना, इसलिए वेक्टर, यानी कोई वेक्टर लेके जा रहा है। हैंड हाइजीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हैंड हाइजीन? स्किन वाइटनिंग, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ब्लड सर्कुलेशन या फिर टेम्परेचर? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हम हैंड हाइजीन यूज़ करते हैं। यदि किसी मरीज की रेस्पिरेशन अस्थायी रूप से पूरी तरह रुक जाए तो उसे क्या कहेंगे? यानी कि जो मरीज़ की रेस्पिरेशन जो है वो रुक जाए तो क्या कहेंगे उसे? मैंने अभी बताया था आपको कि जो कोई सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे क्या कहेंगे अपना? ऑप्शन नंबर सी, ब्रीदिंग अब्सेंस। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एपनिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर गलत है? गलत कौन सा है? ICU इंटेंसिव केयर यूनिट ठीक है, NICU न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट ठीक है, PICU यानी कि पल्मोनरी इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं, CCU कॉर्नरी ठीक है। PICU जो है ये आपकी गलत है, ये बाकी सारी ठीक है। ठीक है, ओके। क्वाशरकोर और मराजमस में क्या मुख्य डिफरेंशिएट है? ठीक है, दोनों आयरन डेफिशिएंसी से होते हैं? नहीं, आयरन की डेफिशिएंसी से तो कोई सा भी नहीं होता। क्वाशरकोर में एडिमा पाया जाता है? हाँ बिल्कुल। मराजमस में एडिमा पाया जाता है? नहीं। दोनों विटामिन डेफिशिएंसी से होते हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्स की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है? तो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है? पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना? हाँ है। हॉस्पिटल बिल्डिंग में जाना? गलत। मेडिसिन मैन्युफैक्चर करना? बिल्कुल भी नहीं। डिजीज रिसर्च करना? नहीं। आपकी जो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपकी पेशेंट के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। ठीक है, यदि किसी मरीज की त्वचा जो है नीली दिखाई दे रही है तो ये किसका संकेत है? तो ये है आपका साइनोसिस, मैंने पहले ही आपको बताया है। इसमें जो और है एडिमा यानी कि स्वेलिंग, एनीमिया यानी कि HB की कमी। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने लैम्प इन्वेंट किया था, या वो रात में सैनिकों की देखभाल करती थी, तो रात में वो सैनिकों की देखभाल करती थी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको डिफाइन कर दिया था, ज़्यादा मैं वक्त नहीं लेना चाहती आपका। बायोमेडिकल वेस्ट में रेड बैग में सामान्यतः क्या डाला जाता है? तो जो रेड बैग होता है उसमें हम क्या डालते हैं? प्लास्टिक वेस्ट, ये वाला प्लास्टिक वेस्ट यानी कंटामिनेटेड रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, ये होगा आपके रेड में, और ग्लास वेस्ट आपका वाइट में होगा। ठीक है, ग्लास वेस्ट नहीं, शॉप्स वेस्ट जो होते हैं वो होते हैं आपके वाइट वाले बैग में। एक मरीज का बीपी कितना है? 150/100 mmHg। इस किस स्थिति को? तो ये हाइपरटेंशन है। ठीक है, हाइपरटेंशन है। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। इनमें से कौन सा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का उदाहरण है? स्किन टीयर्स, वैक्सीनेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये होगी आपकी एक्वायर्ड, यानी कि मैं बाहर से हमें मिल रही है तो होगी वैक्सीनेशन। ठीक है, पेशेंट को करवट की दिलाने की स्थिति को क्या कहते हैं? आपका मैंने पोजीशन अभी आपको बताई थी, ऊपर सुपाइन यानी कि सीधा लिटाते हैं, प्रोन यानी कि उल्टा लिटाते हैं, लैटरिन यानी कि करवट से, तो लैटरल होगा यहाँ पे, फोलर यानी कि आधा बैठा आधा लेटा, इसको बोलते हैं फोलर्स पोजिशन। ठीक है, INC की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1947 में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेशलिस्ट ब्रेन डिसऑर्डर्स का उपचार करता है? तो वो होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? TB एलिमिनेशन, मैटरनल इंश्योरेंस, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट। तो जो मिशन इंद्रधनुष है इसका जो पूरा जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है वो है आपका कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। ठीक है, कि सभी को इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए। ओके, मतलब इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की पल्स रेट 55 पर मिनट है तो उसे क्या कहा जाएगा? अब पल्स रेट नॉर्मल देख लो कितनी होती है, 60 to 100 होती है। अभी इसमें क्या है 55, यानी कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा उसका? ब्रेडिकार्डिया। ओके,
अभी मेरा भी गला दर्द करने लगा है। मैं चाहती हूँ प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे भी बहुत देर हो गई है कंटिन्यू बोलते हुए, और ये वीडियो आप तक जल्दी से पहुँचा दूँगी मैं। तो इसलिए प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो, मुझे मेरी मेहनत को एक बार मुझे गिफ्ट दे दो कि हाँ दी आपने हमारे लिए मेहनत की, बस हम वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट गंभीर नवजात शिशु की देखभाल करता है? PICU, SICU, NICU या MICU? तो NICU, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। निम्न में से कौन सा कथन स्टेलाइजेशन के बारे में सही है? देखिए स्टेलाइजेशन वाला जो टॉपिक मैं कई बार आपको करवा चुकी हूँ। मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, नर्स को सबसे पहले पोजीशन देनी चाहिए। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम उसे देंगे फोलर पोजीशन, ठीक है। फोलर की भी दो होती है, हाई एंड आपकी सेमी। तो आपको यहाँ पर देनी है हाई फोलर पोजीशन। सेमी फोलर पोजीशन आपको खाना खिलाते वक्त यूज़ करनी है, ठीक है। 72 है, ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन की स्थिति में मरीज की स्थिति कैसी होती है? यानी कि इस पोजीशन में जो आपकी मरीज की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है? तो इसमें क्या होता है, हेड अप होते हैं या फिर हेड डाउन होता है, साइड लाइंग होता है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, या फिर सिटिंग अपराइट होता है। तो अपराइट की फोलर हो गया, सिटिंग साइड लाइन यानी कि लेटरल हो गई। तो इसमें क्या दो ऑप्शन बचे, हेड डाउन या फिर हेड अप। तो लेग्स अप रहेंगी इसमें पोजीशन में और हेड डाउन रहेगा। ये होती है आपकी ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोलर पोजीशन मुख्यतः किसके लिए उपयोग की जाती है? तो किसके लिए की जाती है? ब्रीदिंग इंप्रूवमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में शार्प चीज़ें किस में डाली जाती हैं? शार्प किस में डालते हैं? वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में, ओके। देखिए आपको जाके थ्योरी क्लास एक बार ज़रूर देख लेनी है, पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा उसमें। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थोड़ी सी क्लास और बची है, बस ऐसे ही अपना जो धैर्य है वो बनाकर रखें। ग्लास वाइल्स और ब्रोकन ग्लास समय तक किस कैटेगरी में आते हैं? किस कैटेगरी में आते हैं वो? तो वो आते हैं आपके ग्लास वेस्ट में। तो जो आप उनको किस उसमें डालेंगे हम, ठीक है। तो उसमें किस में डालेंगे? आपके जो ग्लास वाइल्स हैं और ब्रोकन ग्लास है तो ग्लास को हम डालते हैं ब्लू में, ठीक है। लेकिन जो आपका रेड वाला है उसमें हम जाएंगे जो ट्यूबिंग होती है, ठीक है, जो इन्फेक्टेड रहता है आपका, ठीक है। नर्स में कौन सा रोल पेशेंट को डॉक्टर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करता है? तो कम्युनिकेटर, ठीक है। मरीज को दवा देने से पहले राइट पेशेंट की पुष्टि करना किस प्रिंसिपल का भाग है? इन्फेक्शन कंट्रोल, राइट्स टू मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट या फिर हेल्थ एजुकेशन। तो अगर मरीज जो आपका राइट पेशेंट देखना है हमें किससे पहले? दवा देने से पहले। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि राइट ऑफ पेस्ट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके रूल्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य? स्पेशलाइज्ड सर्जरी, हेल्थ फॉर ऑल या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर इंटेंसिव केयर। तो आपका हेल्थ फॉर ऑल ये आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? प्रिंसिपल क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर का? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल डिपेंडेंसी या फिर आइसोलेशन। तो वो होता है आपका कम्युनिकेटिव पार्टिसिपेशन। ये होता है आपका किसमें? प्राइमरी हेल्थ केयर का ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। वाइटल साइन में कौन सा पैरामीटर सीधे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को दर्शाता है? ठीक है, सीधा कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट की कंडीशन को दिखा रहा है, हार्ट के फंक्शन को दिखा रहा है। तो कौन सा है? वेट, हाइट, ये काट दीजिए, पल्स या टेम्परेचर। तो आपका जो पल्स है वो आपके सीधे हार्ट की एक्टिविटी को शो कर रहा है, ओके। यदि रेस्पिरेशन रेट 8 पर मिनट हो जाए तो क्या कहलाएगा? अब रेस्पिरेशन डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया? नहीं, रेस्पिरेशन ज़्यादा ही डिक्रीज हो रही है यहाँ पर। हाँ, ज़्यादा डिग्रीज ख़त्म तो नहीं हो रही, तो रेस्पायरेशन है तो कार्डिया नहीं आएगा। रेस्पायरेशन है वो पल्स रेट में कार्डिया आता है, रेस्पायरेशन है तो यहाँ पर आएगा ब्रेडीनिया या ब्रेडीनिया ऐसा कुछ बोलते हैं। मैं ये समझ नहीं आ रहा है कि साइलेंस है कि नहीं, ठीक है। तो रेस्पायरेशन और पल्स रेट में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, वो लास्ट की वीडियो में जाके अब थोड़ा सा चक्कर आने लगे हैं मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गई थी। लेकिन रेस्पायरेशन अगर आपकी डिक्रीज़ है यानी कि 8 है लेकिन होनी की चाहिए 12 से 20 तक, तो अभी 8 है तो कम है तो वो होगी ब्रेडीनिया, ठीक है। नर्स में कौन सी भूमिका मरीज को डिजीज प्रिवेंशन के बारे में सिखाने में मदद करती है? वो तो होती है एजुकेटर। मैंने आपको पहले ही थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया था। इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहला किसका असेसमेंट किया जाता है? तो इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहला असेसमेंट किसका करेंगे हम? हेयर कंडीशन का, एयरवे का, वेट या विजन का। तो आपका इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहला असेसमेंट हम करते हैं ABC यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ये आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ क्लास में। फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है?
क्या है फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य? परमानेंट ट्रीटमेंट, इमीडिएट केयर बिफोर मेडिकल हेल्प। तो जो अगर फर्स्ट एड है वो आपका इमीडिएट केयर होती है बिफोर मेडिकल केयर। अगर दूर हॉस्पिटल है तो हम पहले ब्लीडिंग को या किसी भी चीज़ को हम वहीं पे प्रिवेंट करें, ठीक है। बर्न्स की स्थिति में फर्स्ट एड के रूप में सबसे पहले क्या करना चाहिए? आइस डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए, कूल रनिंग वाटर यूज़ करना चाहिए, ऑयल लगाना चाहिए, पाउडर। तो जो कूल वाटर होता है ना, रनिंग वाटर, वो हमें वहाँ पे ठंडा पानी डालना है, डायरेक्ट आपको नहीं डालनी है आइस, आइस से वो और छिल जाएगा उसकी जो स्किन है, ठीक है। नोज ब्लीडिंग यानी कि एपिस्टेक्सिस होने पर मरीज को किस पोजीशन में लेटाना चाहिए? हेड बैकवर्ड, हेड स्लाइटली फॉरवर्ड, या फिर आपका सुपाइन या फिर टेंडलबर्ग। तो जो आपका जो हेड रहेगा ना वो आपका ना स्लाइटली फॉरवर्ड रहेगा, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, नीचा नहीं करना है आपको सर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही रखना है, ठीक है। नर्स की एडवोकेट रोल का मुख्य कार्य क्या है? पेशेंट के राइट की रक्षा करना, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राइमरी हेल्थ केयर का तत्व नहीं है? प्राइमरी हेल्थ केयर का तत्व है ही नहीं है। हेल्थ एजुकेशन, सेफ वाटर सप्लाई, एसेंशियल ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी। तो प्राइमरी हेल्थ की केयर की बात चल रही है तो हेल्थ एजुकेशन तो देते हैं हम, ठीक है, सेफ वाटर सप्लाई भी देते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में, एसेंशियल ड्रग्स भी देते हैं, लेकिन आपका जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है वो आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं होती है। बीपी आपका इतना है तो 120 कौन क्या है? डायसिस्टोलिक है, सिस्टोलिक है, पल्स है या फिर मीन प्रेशर। तो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है आपका 120 इसमें मीन, और जो आपका 80 होता है वो होता है आपका डायसिस्टोलिक, ये भी याद कर लेना, ठीक है। यदि मरीज बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है तो कौन सी पोजीशन अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो अगर मरीज बेहोश है लेकिन सांस तो ले रहा है तो कौन सी पोजीशन हम उसको देंगे? तो कौन सी पोजीशन देंगे हम उसको? जो पोजीशन मानी जाती है रिकवरी पोजीशन, लेटरल पोजीशन, तो हम उसको ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिकवरी पोजीशन देंगे, ठीक है। वो बेहोश है लेकिन और सांस तो ले रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मुख्य जो फोकस है क्या है? इंडिविजुअल सर्जरी, कम्युनिटी हेल्थ प्रमोशन, या फिर ऑर्गन डोनेशन या फिर आईसीयू मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ प्रमोशन, यानी कि कम्युनिटी के हेल्थ को प्रमोट करना, यानी कि सोसाइटी होती है। नर्स द्वारा पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना किस रोल से अधिक संबंधित है? किससे है? आपके मैनेजर से, ठीक है, मैनेजर वाला रोल वो यहाँ पे प्ले करती है। बायोमेडिकल वेस्ट सेगरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बायोमेडिकल वेस्ट सेगरेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ डिस्पोजल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्फेक्शन प्रिवेंशन में सबसे सरल और प्रभावी उपाय कौन सा माना जाता है? इन्फेक्शन प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी, हैंड हाइजीन, ठीक है। अगर आप हाथ को धोते रहोगे ना बार बार तो आप इन्फेक्टेड फ्री रहोगे। हेल्थ प्रमोशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है आपका हेल्थ प्रमोशन का सबसे अच्छा उदाहरण? स्मोकिंग इंक्रेज करना? नो। बैलेंसिंग डाइट और एक्सरसाइज? बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नर्स की रिसर्चर रोल संबंधित किससे है? रिसर्चर कर रही है वो, तो किस पर कर रही है वो? आपके रिसर्च कर रही है वो किस पर कर रही है? आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि जो वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यानी कि जिसमें वो जो काम कर रही है उसी चीज़ पर रिसर्च कर रही है। ओके, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एविडेंस यानी कि जो प्रूफ होते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए मेडिसिन देने के लिए क्या वेरीफाई करना चाहिए? कलर ऑफ बेड, पेशेंट आइडेंटिफाई। तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए जो आप मेडिसिन देने जा रहे होते हो सबसे पहले हमें राइट पेशेंट देखना है कि राइट पेशेंट कौन सा है, तभी हमें मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 98 है, प्राइमरी हेल्थ केयर में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका अर्थ क्या है? तो हेल्थ सर्विसेज फॉर रिच ओनली, प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करिए, और इक्विटेबल यानी कि इक्वल हमें प्रोवाइड करनी है हेल्थ, तो उसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, इक्वल एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज टू ऑल, ठीक है। नर्सिंग प्रोफेशन का अंतिम लक्षण क्या है? देखिए, अगर आपने ये पीडीएफ प्रिपेयर कर ली ना और आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं तो सच में आपका एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाला है। मुझे एग्जाम वाले दिन, अभी आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 दिन पहले रिवाइज कर रहे हो, मुझे एग्जाम वाले दिन मुझे कमेंट कर देना टेलीग्राम पर जाकर, या फिर आप मुझे मेरे कमेंट में भी, जब मेरी लास्ट वीडियो हो शॉर्ट, उस पर जाकर कमेंट कर देना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। नर्सिंग प्रोफेशन का अंतिम लक्ष्य क्या है? हॉस्पिटल एक्सपेंशन या फिर पेशेंट वेल बीइंग एंड रिकवरी। तो आपका जो पेशेंट का वेल बीइंग और रिकवरी आपका गोल होना चाहिए, अल्टीमेट गोल यही है,
ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन नर्स की केयर गिवर रोल के सबसे अच्छा दर्शाता है? तो केयर गिवर के लिए सबसे अच्छा जो कौन सा कथन है इसमें से, तो वो है आपका ओनली एडमिशन मेडिकेशन, मेंटेन रिकॉर्ड, या फिर प्रोवाइड फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल केयर। तो यही आपकी नर्स का काम होता है कि वो आपको फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली केयर दें। ठीक है, तो ये आपके 100 MCQ थे। बहुत ही मेहनत से मैंने ये PDF बनाई थी, आप लोगों को प्रोवाइड की है, और ये मेरे इस सीज़न की लास्ट वीडियो है MCQ प्रैक्टिस की। अब इसके बाद कोई MCQ प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, आप आराम से अपने जो भी नोट्स हैं रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और भी MCQ प्रैक्टिस कीजिए। जो मेरे ऑलरेडी मेरी क्लास अपलोडेड हैं, जाके चैनल पे जाके चेक कर लेना, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, थ्योरी क्लास की हैं, MCQ क्लास की हैं, मॉडल्स पेपर हैं, सभी कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे बायो में आपको मिल जाएगा, जाके क्लिक कर लेना, ऐड कर लेना, वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दूँगी आपको मैं। तो ठीक है, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता के जाना, मेरा भी गला दुख गया है बोलते बोलते, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे छोटा सा उपहार दे देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।